हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एचपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज क्लास एमए फाइनल ग्रुप बी मध्यकालीन भारत का इतिहास पेपर 5th बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसके प्रथम यूनिट प्राइमरी सोर्सेज एंड हिस्टोरियोग्राफी में अकबरनामा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक शेख अबुल फजल थे। शेख मुबारक नागौरी के दूसरे पुत्र शेख अबुल फजल अल्लामी का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ और 1602 में जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अबुल फजल अकबर का दरबारी था। अबुल फजल ने उसने साहित्य में प्रवीणता या निपुणता थी। उसने दरबारी के रूप में अकबर के संबंध में एक इतिहास लिखा और वह ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा के नाम से जाना गया। अकबरनामा अर्थात अकबर के बारे में या अकबर के इतिहास के बारे में जानकारी देना। अकबरनामा को कई भागों में विभाजित किया गया था। इसके प्रथम भाग में अबुल फजल ने तैमूर वंश के इतिहास एवं बाबर, सूर सुल्तानों एवं हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन किया है। बाबर के इतिहास के लिए बाबरनामा, तारीखी रशीदी, नफ़ायुल सुलमासी तथा अन्य समकालीन व निकट समकालीन ग्रंथों का उपयोग किया है। अकबरनामा के दूसरे भाग में 1602 के आरंभ अथवा अकबर के शासन के 46वें वर्ष तक का इतिहास लिपिबद्ध है। इसका आधार यह कि इस वर्ष लेखक की हत्या कर दी गई। अकबरनामा के शासनकाल की लगभग सभी उसने छोटी मोटी बातों का उल्लेख किया है। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के पूर्व में प्रस्तावनाएं लिखी हैं और इसी कारण धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक विचार हमें प्राप्त हो सके। इससे के साथ ही इस दृष्टिकोण का भी पता चलता है कि अकबर ने किस प्रकार का शासन संचालित किया और वह धर्म सहिष्णु या दीन इलाही के माध्यम से किस प्रकार वह भारत में अपना शासन स्थायित्व करने में सफल हो पाता है। अपने जीवन के आरंभिक वर्ष में जब वह पूरी तरह से अध्ययनरत था तो वह कट्टर विचारधारा से लगातार उसको घृणा होने लगी और उसने 15 वर्ष की आयु में शिक्षक वृत्ति से लिखना प्रारंभ कर दिया था। अकबरनामा में अबुल फजल स्वयं लिखता है कि बुद्धि के अनेक रहस्य व गूढ़ बातें विषयानुसार विभिन्न स्थानों पर मैंने लिखने का प्रयास किया है और यदि इन गूढ़ और रहस्य बातों को पृथक कर दिया जाता है तो बुद्धिमत्ता संबंधी चुनी हुई बातों से परिपूर्ण एक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ ग्रंथ तैयार हो सकेगा। दरबारी होने के कारण वह राजा की प्रशंसा करनी पड़ी और वह प्रशंसा एक ऐतिहासिक ग्रंथ पर वस्तुनिष्ठ होने पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसकी कृतियाँ उसने अपने 5 भागों में लिखने की योजना बनाई। उसका विचार था कि अकबर 120 वर्ष तक जीवित रहेगा और इसका 5वां भाग आईन-ए-अकबरी होगा। जब 1602 में उसका वध कर दिया गया तो उसके बाद का हाल 1605 तक मुहिब अली खान ने लिखा है। मुहिब अली खान ने यह सहायक ग्रंथ संभवतः मोहम्मद खां के इकबालनामा के आधार पर शाहजहाँ के शासनकाल में ही लिखकर पूरा कर दिया होगा। अकबरनामा में अबुल फजल के आदम से लेकर अकबर के शासन के 46वें वर्ष तक का वर्णन मिलता है। यह बताता है कि और यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अकबर अन्य शासकों से सर्वश्रेष्ठ था और इतिहास में उसका नाम भी सर्वश्रेष्ठ के रूप में अमर रहेगा। अकबरनामा का विभाजन राज्यकाल पर आधारित है। प्रत्येक शासन के राज्यकाल की घटनाओं को वह क्रमिक आधार पर ही लिखता है। अकबरनामा में राजनीतिक विवरण की परिधि में उसकी विषय वस्तु वृहद है। कई घटनाओं की व्यक्तियों का वंशानुक्रम भी वह लिखने का प्रयास करता है। आइन में संकलनकर्ता के रूप में वह अपनी एक अच्छी छवि प्रस्तुत करता है और मुख्य रूप से एक राजपत्र के समान है जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्षों के आंकड़े लिखता है। आईन-ए-अकबरी भी 5 भागों में विभक्त है। पहले में
संस्थापन इम्पीरियल इस्टेब्लिशमेंट का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत शाही परिवार टकसाल, खाद्यान्नों के मूल्य और विभिन्न प्रकारों की मजदूरी, शाही अस्तबल व शस्त्रागार का वर्णन करता है। दूसरे भाग में सैनिक व्यवस्था से संबंधित उनके विभाजन की बात करता है। तीसरे भाग में वे विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जाने वाले जैसे अधिकारी, कोतवाल, फौजदार, काजी की नियुक्ति के संबंध में संभावित गुणों की ओर संकेत करता है। चौथे भाग में हिंदुओं की विभिन्न धारणाओं का विवरण करता है, जिसमें दर्शन और नक्षत्र शास्त्र महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवें भाग में अकबर की सूक्तियाँ तथा स्वयं का आत्म परिचय देने का वह प्रयास करता है। सरकारी दस्तावेजों से उद्धृत कर वह उसका सारांश भी देने का प्रयास करता है। इस पक्ष के अबुल फजल एक दूसरा पक्ष भी अकबरनामा व आइन के विवरण का काफ़ी भाग दूसरे स्रोतों पर आधारित है। मीमियर्स के अतिरिक्त दूसरे स्रोत भी हैं। उसकी इसके साहित्यिक चोरी की बात प्लेजरिज्म प्रोफेसर जेरट को अधिक अखरती है। मुख्य रूप से दो कमियां दिखाई देती हैं। वह अकबर को प्रत्येक धर्म व संप्रदाय के मध्यस्थ मान लेता है, जो उचित नहीं, और इससे अधिक गंभीर बात तो है कि वह कहीं भी कुरान के अनुसार निकाले जाने वाले आदेशों की शर्त का विवरण ही नहीं देता है। उसकी रचना को पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है कि अकबर कुरान के विरुद्ध भी किसी प्रकार के आदेश निकालने का अधिकार रखता था, जो वास्तविकता से परे हैं। इतिहास के प्रति व्यवहार कारण कार्य संबंध। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, इतिहास विश्व की घटनाओं का एक कालानुक्रम लेखा जोखा है, परंतु न तो वह विश्व की घटनाओं का विवरण देता है और न ही अकबर के पूर्व के काल अनुक्रम को पूर्णतः स्वीकार करता है। इतिहास के प्रति उसके विचार। अबुल फजल ने अकबरनामा के दूसरे भाग में इतिहास के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसने ऐसा अनुभव किया कि एक लंबे समय तक उनकी तन्मयता धर्म तथा दर्शन तक ही सीमित थी। इतिहास के प्रति कोई स्थान नहीं था और वह उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। उसके लिए इतिहास का अध्ययन पौराणिक कथाओं के अध्ययन से अधिक नहीं था, इसलिए समय की बर्बादी के अतिरिक्त वह कुछ और नहीं बताता है। इसके अतिरिक्त इतिहास लेखन स्वार्थपरायणता लेखकों के हाथ में था, इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु सत्य को असत्य में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वे लेखक जो सच्चे व ईमानदार थे वे अल्पज्ञानी थे और इसलिए उनका विवरण नितांत बेतुका व हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस प्रकार अप्रामाणिक बातों ने इतिहास का रूप ले लिया, जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई। अबुल फजल द्वारा ये आलोचना साधारणतः इस्लाम के इतिहास और भारत के मुस्लिम शासकों पर लागू होती है। ऐसा अनुभव होता कि अबुल फजल ने इतिहास के अपने इन विचारों पर पुनः मनन किया है। इतिहास के प्रति उसका दृष्टिकोण पूर्णतः विवेक पर आधारित है। इतिहासकार का दृष्टिकोण बुद्धि संगत नहीं, जिससे वह गेहूं को भूसे से अलग कर ले। उसकी रचना नितांत निकम्मी होगी जिसमें केवल गल्प या काल्पनिक बातें होगी। वह इस बात पर भी जोर देता है कि इतिहासकार को अपना समस्त विवरण मूलतः आधारभूत साधनों के गहन अध्ययन पर ही आधारित करना चाहिए। अबुल फजल के अनुसार इतिहास युद्ध व अभियान, आमोद प्रमोद व उत्सव संबंधी पार्टियों का लेखा जोखा नहीं है। इतिहास पराक्रम, कायरता, उदारवाद, दयालुता और कठोरता के विवरण के साथ साधारण वर्ग की स्थिति, सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है और आए हुए परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त वह संतों की वाणी, विद्वानों की विद्वता को भी संजोने का प्रयास करता है। वह अकबर का विशेष कृपापात्र, विश्वसनीय दरबारी था और मुगल साम्राज्य के नए उभरते हुए स्वरूप के विरोधियों का प्रबल प्रतिद्वंदी रहा। अकबरनामा में अबुल फजल ने इन्हीं तथ्यों का उल्लेख करने का प्रयास किया। अबुल फजल की अकबरनामा की शैली इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरानी श्रृंगारिक व शब्द जाल की शैली को समाप्त कर एक नई शैली की आधारशिला रखी। उसकी रचनाओं में शब्द आडंबर की भरमार अवश्य है। प्रोफेसर मुखिया तो लिखते भी हैं, उसकी शैली बहुत ही व्यक्तित्वहीन
अमूर्छित व अरुचिकर रही। मध्यकालीन शैली को अपनाते हुए यदि उसने कहीं दोहा आदि जोड़ दिया तो ये मूलतः पाठ में